Hello students, welcome to the world of CBSE Pathshala Vision Point. My name is Ritesh, I'm your English coach, and today I'm going to start the new poetry, and the name of the poetry is A Photograph, written by Shirley Tilson. So before starting this poem, I would like to give you a short introduction about the author, and the name of the author we all know is Shirley Tilson. Shirley Tilson was born on 20th May. इनका जन्म 20 मई को हुआ था 1924 इन इंग्लैंड में. अब ये क्या क्या थी? A writer, editor, came under influence of Celtic Christianity. अब सेल्टिक क्रिश्चियनिटी की जो लैंग्वेज वो कहीं गुम हो गई थी, तो उसके बाद वो राइटर बनी, एडिटर बनी. इस चीज ने उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया. Tilson in poem Photograph described the emotions felt as she remembered the story behind the image and what it means to the poet. अब इस कहानी में, जैसे कि हम लोग को मालूम है पोएट्री का नाम फोटोग्राफ है, तो एक फोटोग्राफ से उनके क्या इमोशन है, क्या मेमोरीज है, वो इस पोएट्री के थ्रू हमको यही मैसेज कन्वे करेंगी. बहुत ध्यान से सुनिएगा. अब मैं ये पोएट्री स्टार्ट कर रहा हूं. बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएट्री आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं जिससे आपको समझ में आ जाए इस एग्जैक्टली इस पोएम में है क्या. द पोएम अ फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्ली टिल्सन. अब हम सभी को उनका नाम मालूम है. इन दिस पोएम शी रिकॉल्स, वो याद करती है, उन्हें याद आता है हर मदर, अपनी मां को, एंड हर मेमोरीज, और उनकी यादें, while looking at a childhood photograph, एक ऐसी फोटोग्राफ जो उनकी मां के बचपन में खींची गई थी, when her mother was 12 years old, जब उनकी मां तकरीबन 12 साल की थी. She has been deceased, मगर अब उनकी मां नहीं है. उनकी मौत 12 साल पहले हो चुकी है. And she cannot explain her grief on her mother's loss, और उनकी मां का खोने का, उनकी मां की डेथ का जो दर्द है वो उसको बयान नहीं कर सकती. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग मैंने आप लोगों के लिए दी हुई है. जैसे डिसीज्ड वर्ड आज के बाद आप कभी भी सुने तो उसका मतलब होता है डेड. और जब ये वर्ड आपके सामने ग्रीफ आए, ग्रीफ, तो इसका मतलब डीप सॉरो, बहुत ज्यादा दुख. स्पेशली ये वर्ड का इस्तेमाल कहां हम लोग मोस्टली करते हैं? दैट कॉज बाय समवन्स डेथ, जब किसी की मौत हो जाती है उस पर हमको गहरा दुख होता है. ऑलराइट, अब कुछ इस पोएट्री के बारे में और जान ले ताकि इसको समझना हमारे लिए और आसान हो. द पोएट रिजॉइसेस मेमोरीज ऑफ द पास्ट थ्रू अ फोटोग्राफ ऑफ अ मदर एंड अ कजिन्स. वो याद करती है अपनी माँ की उस पुरानी फोटोग्राफ को, अपनी माँ को और अपने उनके कजिन्स को, उनकी माँ के. इट शोज अ मदर एंजॉयिंग अ हॉलिडे एट द बीच विद अ कजिन्स बेटी एंड डॉली. और उस फोटोग्राफ में क्या दिखाई देता है? उस फोटोग्राफ में यह दिखाई देता है कि उनकी माँ अपनी कजिन के साथ, जिनकी कजिन का नाम यहां दिया हुआ है बेटी, एंड डॉली के साथ वो बीच पे एंजॉय कर रही है. Her mother was the eldest of the cousin and was 12 years old at that time. और उन तीनों में उनकी मां सबसे बड़ी थी. और उस समय, जिस समय ये फोटोग्राफ क्लिक हुई थी, तो उनकी एज 12 साल थी. Her uncle captures their photograph through the roving eyes of the camera. और उनके अंकल ने ये फोटोग्राफ क्लिक की थी. With their hair blowing in the faces, the cousins smile and pose. वो तीनों लड़कियां, उनके हवा से उनके बाल उनके चेहरे पे आ रहे थे, वो एक पोज दे रही थी, उन सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी. द पोएट रिमेंबर्स विस्टफुली हाउ हर मदर यूज्ड टू लुक एट द फोटोग्राफ इयर्स लेटर. अब पोएट बहुत ध्यान से देखती है, बहुत खुश होकर कि उनकी माँ उस समय कैसी दिखती थी. Reminiscing, she would point out at the cousins and give description of how the girls were dressed for a beach holiday. और वो याद करते हुए ये भी बताती है कि इस फोटोग्राफ में उनकी जो कजिन्स थी उन्होंने क्या ड्रेस पहने हुए थे. फॉर द मदर द फोटोग्राफ कैरिड हैप्पी फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ टाइम. और उनकी मां के लिए वो जो फोटोग्राफ थी उसमें वो पल थे
जो अब नहीं है, वो पल बीत चुके हैं। द रेडिएंट स्माइल नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन सम मदर्स नो मोर, मगर अब वो मुस्कुराहट नहीं है क्योंकि उनकी मां की डेथ हो चुकी है। द साइलेंस ऑफ सैडनेस परवेड्स द पोएट, वो जो दुख था, वो साइलेंस जो था, वो अब चारों तरफ फैल जाता है, मतलब चारों तरफ सन्नाटा दुख का हो जाता है। द मेमोरीज ऑफ पास्ट कैन नॉट बी रिलिव्ड एंड शी हैज एक्सेप्टेड द फेट विद रेजिग्नेशन, मगर अब वो जो यादें थी, अब वो दोबारा कभी नहीं आ सकती, वो गुजर चुकी हैं क्योंकि मां भी अब नहीं है। तो आज हम लोग इस पोएट्री में कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे। मैं आपको स्टैंजा रीड करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग बताऊंगा, उस स्टैंजा को एक्सप्लेन करूंगा और लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है, आज इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं स्टैंजा 1 पे। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देख लीजिए जो आपके काम आएंगे, जैसे कि कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मतलब हिंदी में बोले तो दफ्ती, इंग्लिश में पेस्ट बोर्ड और स्टिफ पेपर। सेकेंड वर्ड इज पैडलिंग, वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर इन बेयर फीट, पानी में बगैर कुछ चप्पल या कुछ भी पहने नंगे पांव चलना। और बिग गर्ल कहा गया है पोएट की मदर को। मदर इज रिफर्ड टू एज द बिग गर्ल एज शी वाज द एल्डेस्ट अमंग द 3 गर्ल्स, क्योंकि इन तीनों में सबसे बड़ी उम्र में पोएट की मदर थी। अब समझते हैं ये स्टैंजा 1 एग्जैक्टली हमें बताना क्या चाह रहा है। स्टैंजा 1, एन ओल्ड फोटोग्राफ, क्योंकि फोटोग्राफ ओल्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि फोटोग्राफ बहुत पुरानी है। एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर विच वॉज पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड। अब एक पुरानी सी फोटोग्राफ है उनकी मां की जो कार्डबोर्ड पे चिपकी हुई है। मेक्स द पोएट रिकॉल द ओल्ड मेमोरीज ऑफ अ मदर्स चाइल्डहुड, पोएट को उनकी मां की वो यादें आती है बचपन के, जिस समय ये फोटोग्राफ खींची गई थी। द फोटोग्राफ इज अ डिपिक्शन ऑफ अ मदर्स एंजॉयबल मोमेंट्स, उस फोटोग्राफ को देखते साफ साफ पता चल रहा है कि उनकी मां उस पल कितना एंजॉय कर रही थी। एट अ सी बीच, और कहां पर, सी बीच पर, विद हर 2 कजिन्स हु वर यंगर टू हर, और उनकी मां के साथ उनकी 2 कजिन भी थी और वो दोनों कजिन उनसे उम्र में छोटी थी। They were walking in shallow water with bare feet near the beach, और बीच के किनारे वो तीनों पानी में नंगे पांव चल रही थी। The mother was standing in the middle, और जो उनकी मां थी फोटोग्राफ में वो बीच में थी, and holding hands of her 2 cousins, और उन्होंने अपने दोनों कजिन्स के हाथ पकड़े हुए थे। Who was standing on each side, जो उनके दोनों अगल बगल कजिन्स खड़ी हुई थी। The poet's mother was 12 years old then, जिस समय ये फोटोग्राफ क्लिक हुई उस समय पोएट की मां की एज 12 साल थी। इट शोज दैट द फोटोग्राफ वॉज वेरी ओल्ड, इससे साफ साफ पता चलता है कि ये फोटोग्राफ बहुत पुरानी है। बट द पोएट हैज केप्ट इट वेरी केयरफुली एज इट रिमाइंडेड हर ऑफ स्वीट मेमोरीज ऑफ अ मदर्स चाइल्डहुड, मगर पोएट ने इस फोटोग्राफ को बहुत संभाल कर रखा हुआ है क्योंकि इस फोटोग्राफ से उसको उसकी मां की याद उसकी जो मां की बचपन की जो यादें हैं वो आती है। द फोटोग्राफ ऑल्सो इंडिकेट्स हाउ एंजॉयबल अ मदर्स चाइल्डहुड वॉज, और फोटोग्राफ से यह भी साफ साफ पता चल रहा है कि उसकी मां का जो बचपन था वो कितना एंटरटेनिंग, कितना एंजॉयबल था। यह था हमारा स्टैंजा 1। अब आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 2 की तरफ। स्टैंजा 2, all 3 stood still to smile through the hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्टिल का मतलब होता है
कोई चीज बगैर हिले डुले, बिल्कुल शांत स्थिर, इंग्लिश में बोले तो क्वाइटन। स्माइल थ्रू, स्माइल थ्रू का मतलब स्माइलिंग फेसेस कुड बी सीन थ्रू द हेयर विच वॉज फ्लाइंग ओवर द फेसेस। उनके चेहरे पे बाल तोड़ रहे थे मगर उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा उस फोटोग्राफ में साफ साफ दिखाई दे रहा था। टेरिबली मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली। और ट्रांजिएंट का मतलब मोमेंट्री, इम्परमानेंट, टेम्पररी, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ पल के लिए जो चीज होती है। कहते हैं ना, ये जो वक्त है जो गुजर गया, वक्त कभी वापस नहीं आता। तो आज उनकी मां की जो फोटोग्राफ में वो जिनको देख रही थी, वो 12 साल की थी उनकी मां, और आज उनकी मां को मरे ठीक 12 साल हो चुके हैं। अब समझते हैं स्टैंजा 2 में पोएट हमको क्या बताना चाह रही है, सॉरी। द फोटोग्राफ शोज दैट ऑल 3 गर्ल्स, इस फोटोग्राफ में वो तीनों लड़कियां, द पोएट्स मदर एंड 2 कजिन्स, stood still and smiled at the camera when the uncle clicked the photograph at the sea beach. साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो तीनों कजिन्स, पोएट की मां और उनकी दोनों कजिन, इस फोटोग्राफ में मुस्कुरा रहे जब उनके अंकल उनकी फोटोग्राफ क्लिक कर रहे थे। As the weather was windy at the time, और उस समय जो वेदर था उसमें बहुत तेज हवाएं चल रही थी। Their hair was flying over the smiling faces, और उनके बाल उस हवा से उड़ के उनके चेहरे पे आ रहे थे। The expression on the faces of the poet's mother and her cousins was that of happiness and enjoyment, और उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे, वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, हैप्पी थी। इसीलिए वर्ड हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट, वो उस पल को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। उस फोटोग्राफ में उनके एक्सप्रेशन, उनके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ साफ पता चल रहा था। The mother was looking very pretty at that time and the photograph was taken a long time ago, और उनकी मां बेहद खूबसूरत लग रही थी और ये फोटोग्राफ बहुत टाइम पहले ली भी गई थी। Everything has changed since then, और उसके बाद हर चीज अब बदल चुकी है। Her mother grew up, अब उनकी मां बड़ी हो गई है। Now she was dead, अब मर चुकी है। And the poet was reviving her memories, और पोएट उनके मरने के बाद उनकी यादों को याद कर रही हैं। The only thing that has remained unchanged is the sea, सिर्फ एक चीज है जो अभी भी नहीं बदली है, वो सी, वो समुद्र, वो अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। Which was washing the feet of all 3 girls, ये वही समुद्र है जो उन तीनों लड़कियों का पैर पानी से धो रहा था। The mention of the word transient, अब बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें यूज किया गया था, transient, indicates the ever changing lives of human beings as well as the shortness of their stay on this world. इंसान की जिंदगी, हम इस दुनिया में, इस वर्ल्ड, इस अर्थ में बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, मगर ये सी, ये समुद्र, ये तो एवरलास्टिंग है, ये हमेशा रहता है। In contrast to the eternity of nature, the girl's life changed drastically during the period, but the sea has not changed. मां का, उनकी पोएट की जो मां थी 12 साल की, वो 12 साल की थी, फिर उसके बाद वो बूढ़ी हुई, उनकी मौत हुई, मगर समुद्र जैसा पहले था 12 साल पहले, वो आज भी वैसा ही है। The stanza beautifully explains the transient nature of human beings. इस stanza 2 में हमें ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पता चलता है, नेचर के बारे में पता चलता है। इंसान तो बदल जाता है, इंसान तो खत्म हो जाता है, बट नेचर जैसा पहले था वो बाद में भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। अब देखते हैं हम लोग स्टैंजा 3। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was a past, mine is a laughter, both wry with the labored ease of loss. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हम लोग ध्यान से देख ले। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मीन्स एन इनफॉर्मल फोटोग्राफ टेकन क्विकली, मतलब अचानक से कोई फोटोग्राफ क्लिक कर लेना।
आप लोग को भी जब भी कोई सीन या कोई पल बहुत अच्छा लगता है तो हम उसको अपने मोबाइल या अपने कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं तुरंत, उसको स्नैपशॉट कहा जाता है। ड्रेस्ड अस मतलब पुट ऑन क्लोथ, कपड़े पहनना। एंड राय, WRY, राय ऑफ अ पर्सन फेस और फीचर्स ट्विस्टेड इनटू एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट। आप जब भी किसी की फोटोग्राफ खींचते हैं तो लोग पाउट करते हैं, लोग पोज देते हैं, अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। और लेबर्ड का मतलब डन विद ग्रेट एफर्ट एंड डिफिकल्टी, मेहनत। और ईज का मतलब आराम, कन्वीनियंस, रेस्ट, रिलीफ, कंफर्ट। अब इसका मतलब समझते हैं हम लोग। अब 20 से 30 साल बाद की बात हो रही है, फोटोग्राफ के 20 से 30 साल खींचे जाने के बाद की बात हो रही है। द मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ, उसकी मां उस फोटोग्राफ की तरफ देखती है। एंड लाफ नॉस्टैल्जिकली, नॉस्टैल्जिक मींस जब कोई चीज बहुत उदास हो, आपके बचपन के वो दिन जिसको आप आज भी याद करके खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। कहते हैं ना कि वो बचपन कभी लौटता नहीं है, जब आप टाइम सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता है, कभी रिवाइंड नहीं होता। ऐसे ही उनकी मां भी, पोएट की मां भी उस फोटोग्राफ को देख के हंसती है बड़ी उदासी से। एंड रिमेंबरिंग द हैप्पी मेमोरीज ऑफ अ पास्ट, और अपने पास की वो हैप्पी मेमोरीज, वो अच्छी यादें याद करती हैं। मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ एंड कमेंट ऑन द ड्रेसेस वॉर्न बाय द कजिन्स डॉली बेटी। मदर उस फोटोग्राफ की तरफ देख के उसकी कजिन्स जो डॉली और बेटी है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इस बारे में बात करती हैं। सी हॉलीडे वॉज द मदर्स पास, और वो जो हॉलीडे पे, क्योंकि लोग हॉलीडे पे गए थे जहां पे फोटोग्राफ क्लिक हुई थी, वो हॉलीडे बीत चुका है, वो उनका पास्ट है। एंड अ मदर्स लाफ्टर हैज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, और सिर्फ ये जो हंसी है अब वही बची है। फॉर द पोएट एज अ मदर वॉज नाउ डेड, क्यों? क्योंकि ये पोएट की मां मर चुकी है। द पोएट स्टिल रिमेंबर्स हाउ हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ। पोएट को आज भी वो याद है कैसे उसकी मां इस फोटोग्राफ को देख के हंसा करती थी। एंड रिमेंबरिंग द सी हॉलीडे विथ अ फॉन्डनेस एज वेल एज द सेंस ऑफ लॉस, और कैसे उनको वो अपना सी हॉलीडे याद आता था, उसमें वो खुश भी होती थी और दुखी भी होती थी। खुश इसलिए होती थी कि वो बड़ी हैप्पी मेमोरीज थी, और दुखी इसलिए होती थी कि वो पल गुजर चुके हैं। बिकॉज दैट टाइम वुड नेवर कम बैक, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता। इन द सेम वे पोएट फील्स नॉस्टैल्जिक थिंकिंग अबाउट अ मदर, पोएट को भी बहुत दुख होता है अपनी मां को याद करके। अबाउट अ मदर एंड लाफ्टर विच हैज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, उनकी मां फोटोग्राफ को देख के हंसा करती थी। ये पोएट के लिए भी तो पास्ट है, क्योंकि पोएट की मदर तो शी इज नो मोर, शी इज डेड। द वर्ड्स लेबर्ड एंड ईज आर अपोजिट टू ईच अदर। लेबर्ड मतलब बहुत मेहनत करना, ईज मतलब बिल्कुल आराम। ये दोनों ही अलग अलग कॉन्ट्रास्ट अपोजिट वर्ड है, बट डिस्क्राइब द सेम एंटिटी लॉस, मगर दोनों ही एक ही चीज बता रहे हैं, पोएट का लॉस कि उसकी मदर अब नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टैंजा 4। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी years as that girl lived, and of this circumstance there's nothing to say at all, its silence silences। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा मुझको यही लगा है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप देख लीजिए। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है कंडीशन, सिचुएशन। साइलेंसेस का मतलब वी ऑल नो दैट, बिल्कुल शांति, सन्नाटा, पीस। कॉज टू बिकम साइलेंट, प्रोहिबिट और प्रिवेंट फ्रॉम स्पीकिंग, बोल जहां पे आवाज नहीं होती, एब्सेंस ऑफ साउंड, उसको हम लोग बोलते हैं साइलेंसेस। अब देखते हैं पोएट इस स्टैंजा में हमें क्या बताना चाह रहे हैं। द पोएट रिकॉल दैट इट इज नियरली 12 years since her mother died। अब पोएट याद करती हैं कि उनकी मां को मरे करीब 12 साल हो चुके हैं। द पोएट इज कंज्यूम्ड विद ग्रीफ बट इज लेफ्ट विद नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस अ लॉस एंड पेन। पोएट को बहुत ज्यादा दुख है अपनी मां के मरने का, और उस दुख को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। द पोएट इज टोटली एब्सॉर्ब्ड इन मेमोरीज ऑफ अ डेड मदर। पोएट के दिमाग में से उनकी मां की यादें ही है।
द पेनफुल साइलेंस ऑफ दिस सिचुएशन लीव्स द पोइट स्पीचलेस। और ये जो कंडीशन है, ये जो सर्कमस्टांस है, ये जो दुख है, इससे पोइट की मुंह आवाज ही नहीं निकलती, हर चीज बस बहुत ही शांत हो जाती है। पोइट कुछ नहीं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि पोइट अपने दुख शब्दों में नहीं बता सकती। द पोइट कैन फील द ग्रीफ बट अनेबल टू एक्सप्रेस इट थ्रू वर्ड्स। पोइट को दुख तो बहुत है, बट उनको उस दुख को शब्दों में किसी को नहीं बता सकती कि उन्हें कितना दुख है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी मां से कितना प्यार करते हैं, तो आप शब्दों में नहीं बता सकते कि आप कितना करते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, वो अनलिमिट है। द साइलेंस कॉज्ड बाय डेथ मेक्स द एटमॉस्फियर ग्लूमी। और उनकी मां की मौत की वजह से वो जो माहौल था वो बहुत ही दुखी भरा हो जाता है, हर तरफ शांति होती है। Where no one is able to utter words, जहां पर कोई भी एक शब्द मुंह से नहीं निकल सकता। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि पोएट अपनी मां से कितना प्यार करती थी, और आज भी उनकी मां की यादें उनके जहन, उनके दिमाग में हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये आपके एग्जाम में आता है। लिटरेरी टर्म्स, जिसको आप लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं, पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं। इस पोएम में सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, वो है अल्यूजन। अब अल्यूजन है क्या, पहले इसको समझते हैं। एन अल्यूजन इज अ रेफरेंस टिपिकली ब्रीफ टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट और अदर लिटरेरी वर्क with which the reader is presumably familiar. As a literary device, allusion allows a writer to compress a great deal of meaning and significance into a word or phrase. इसको आप बहुत आसान तरीके से नीचे समझ लेंगे। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। An example of allusion in this poem is cardboard, which actually refers to the photograph. इस्तेमाल किया गया कार्डबोर्ड का, वो कार्डबोर्ड एग्जैक्टली थी क्या, वो एक फोटोग्राफ थी, उस पर एक फोटोग्राफ पेज थी। तो सिर्फ कार्डबोर्ड की बात नहीं हो रही है, फोटोग्राफ की बात हो रही है, राइट। एक और लिटरेरी टर्म इसमें यूज हुआ है, वो देखते हैं। ऑल्ट्रेशन। अब इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। ऑल्ट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर टू और मोर वर्ड्स इन अ फ्रेज और लाइन ऑफ पोएट्री शेयर द सेम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड. One of the primary purposes of alteration is to emphasize something important that the writer or speaker would like to highlight. बहुत आसान तरीके से आप यहां समझ लेंगे। The instances of alteration in the poem are as follows. जैसे कि stood still, देखिए पहला वर्ष, the first beginning consonant sounds are same है। इसका T देखिए, इसका M देखिए, इसका टी देखिए, साइलेंस का एस और एस देखिए, सब सेम है। तो ये कौन सी डिवाइस हुई, ऑल्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। एपिथेट। एन एपिथेट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट बाय अकम्पनिंग और रिप्लेसिंग इट विद अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड ऑफ फ्रेज। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वर्ड जैसे कि ट्रांजिएंट फीट यूज हुआ। Transient feet is an example of the transferred epithet in the poem. It refers to the human feet. यहां पे transient feet की बात नहीं हो रही है, यहां पे human feet की बात हो रही है. But it is used to describe the lack of permanence of human life. मतलब 12 साल पहले तो पोएट की मां वहां पर थी, बट अब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन. An oxymoron is a self-contradicting word or group of words, as in Shakespeare's line from Romeo and Juliet, "Why then, oh brawling love, oh love hate." तो आप देख रही है oxymoron यूज हो रहा है। A paradox is a statement or argument that seems to be contradictory or to go against common sense, but that is yet perhaps still true. For example, less is more. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लेबर्ड ईज इज द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। लेबर्ड ईज जो था, यही एग्जाम्पल था ऑक्सीमोरॉन का इस पोएम में। लेबर्ड मीनिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी। लेबर्ड का मतलब बहुत ज्यादा मेहनत, और ईज मीन्स कंफर्टेबली। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं।
बोथ वर्ड्स हैव अपोजिट मीनिंग, दोनों ही शब्दों के अलग अलग मतलब हैं, बट हियर दे आर क्लब टुगेदर, मगर यहां एक साथ इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन। Personification is a poetic device where animals, plants, or even inanimate objects are given human qualities, resulting in a poem full of imagery and description. The example is, its silence silences. The situation has been given the human quality of silence. अब silence silences, शांत कौन रहता है? हम और आप, इंसान। ये इंसान की क्वालिटी है। अब इस पोएम में बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज दिया गया है, आप वो ध्यान से देखिएगा। द पोएटिस थ्रू द पोएम फोटोग्राफ कन्वेज द मैसेज ऑफ इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। वी ऑल आर टेम्पररी। मैं, आप, ये इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग इज टेम्पररी। द पोएटिस वांटेड टू शो दैट चेंज इज द ओनली स्टैटिक थिंग इन लाइफ। पोएटिस बस यही बताना चाहती है कि बदलाव तो होता ही रहेगा, ये कभी रुक ही नहीं सकता, चीजें बदलती रहेंगी। फोटोग्राफ इज नॉट जस्ट अ पॉजिटिव प्रिंट रिकॉर्डेड बाय अ कैमरा। आप किसी फोटो कैमरे से अगर कोई फोटोग्राफ खींचते हैं, इट इज रादर द कैप्चरिंग दोस मोमेंट्स व्हिच वन विल नेवर गेट बैक। आप जब किसी फोटोग्राफ, आप अपने कैमरे, अपने मोबाइल से जब कोई फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो आप उस पल को रिकॉर्ड करते हैं। उस आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद भी अगर आप उस फोटोग्राफ को देखेंगे तो वो वक्त आप जी सकते हैं जो 10 से 15 साल पहले आपने जिया था, आप उसे याद कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ खींचना बस कोई एक एक्टिविटी या एक्शन नहीं है, वो एक इमोशन है। आप अपनी मेमोरीज को कैप्चर कर लेते हैं एक क्लिक में, राइट? सो यहीं पे आज की हमारी पोएम कंप्लीट होती है। Thank you very much, guys. I hope you all have understood. If you have any query, you can call me on 7380-515253. And this is a website that is www.nosvisionpoint.co.in. So that's all about today. Thank you very much. Have a nice day. Take care and bye-bye.